नमस्कार। एनसीईआरटी क्लास 11th केमिस्ट्री चैप्टर 14 पर्यावरण अध्ययन, इसकी एक क्लास हम पढ़ चुके थे। उसमें हमने जाना था कि पर्यावरण रसायन से क्या तात्पर्य है, पर्यावरण कैसे प्रदूषित होता है, प्रदूषक किन्हें कहते हैं, संदूषक किन्हें कहते हैं। हमने समताप मंडल के बारे में जाना। हमने इसके अलावा ट्रोपोस्फियर के बारे में जाना, क्षोभ मंडल के बारे में। हमने जाना कि इसमें कौन कौन से गैसेस प्रदूषक की तरह से काम करती हैं। हमने ये जाना था कि उनके सोर्स क्या हैं और हमने यह भी जाना था कि उनके सिंक क्या हैं। तब आपके मन में यह बात जरूर आई होगी कि ये प्रदूषक हैं, ये पॉल्यूटेंट्स हैं, उनको मिनिमाइज अथवा समाप्त कैसे कर सकते हैं। ये प्रश्न आपके मन में पहली क्लास के बाद जरूर उभरा होगा कि वो जो पॉल्यूटेंट्स के रूप में काम कर रहे थे, चाहे सल्फर के ऑक्साइड्स हों, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हों या कार्बन के मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड हों, ये जो प्रदूषक हैं, इनको मिनिमाइज या इनको समाप्त करना या इनको कम करना कैसे किया जा सकता है। तो देखो, यदि हम कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें तो कार्बन मोनोऑक्साइड को मिनिमाइज करने के कई तरीके अपनाए गए हैं। पहले तो क्या किया, जैसे हमने कहा था कि यह अपूर्ण दहन से उत्पन्न होता है। ऑटोमोबाइल्स में या स्वचालित वाहनों में यह अपूर्ण दहन से, जब फ्यूल का, ईंधन का अपूर्ण दहन होता है, इनकम्प्लीट कंबशन होता है, तब कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होती है। तो क्या किया कि उनमें कैटालिटिक कन्वर्टर लगा दिए, उनमें उत्प्रेरक परिवर्तक लगा दिए। ये उत्प्रेरकीय परिवर्तक क्या करते थे, इस कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन में और ऑक्सीजन में या फिर कार्बन में और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित कर देते हैं। एक काम तो ये किया, इसको मिनिमाइज करने के लिए, समाप्त करने के लिए। दूसरा क्या किया उन्होंने कि इंजन में मॉडिफिकेशन किया। जो ऑटोमोबाइल्स हैं उनके इंजन में क्या किया, मॉडिफिकेशन किया। पहले अगर आपको याद हो तो जो ऑटोमोबाइल्स आते थे वो 2 स्ट्रोक इंजन होते थे। उसके बाद अब जितने भी हैं, चाहे 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो, अब 4 स्ट्रोक इंजन आने लग गए। उसमें पिस्टन 4 बार आगे पीछे जाता है। उससे क्या होता है, उससे उस फ्यूल का कंप्लीट कंबस्जन होता है, उस ईंधन का पूर्ण दहन होता है और पूर्ण दहन से वह किस में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो दूसरा काम क्या किया कि उसमें इंजन में मॉडिफिकेशन किया। तो इस प्रकार से कार्बन मोनोऑक्साइड को उन्होंने कम करने का प्रयास किया। कार्बन डाइऑक्साइड को भी कैसे करें, जैसे हमने कहा था कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज्यादा किस में काम आते हैं, फोटोसिंथेसिस में काम आते हैं, प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड काम आता है। तो क्या करें, अधिक से अधिक पेड़ लगाए जाएं। जितने ज्यादा पेड़ लगाएंगे, कारण क्या था, एक तो हमने कहा था ये किस कारण से उत्पन्न हुए थे, ये हुए थे ऑटोमोबाइल्स के बहुत अंधाधुंध प्रयोग से या फॉसिल फ्यूल के कंबस्जन से बहुत ज्यादा हुए। तो उनको कैसे कर, और यह तीसरा हुआ था डिफॉरेस्टेशन से, वनोन्मूलन से। तो क्या करें, अधिक मात्रा में यदि हम पेड़ लगाते हैं, और आपको मालूम है ये बहुत अच्छे अवशोषक हैं, जितने भी पेड़ हैं, चाहे वो पृथ्वी पर लगाया जाए चाहे समुद्र में हो, वो पेड़ वो कार्बन डाइऑक्साइड का एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छा करते हैं। तो वो भी इनके लिए क्या काम करेंगे, इनको समाप्त करने अथवा कम करने का काम करते हैं। इसी प्रकार से सल्फर के ऑक्साइड्स, मैंने कहा जलवाष्प से रिएक्शन करके इनको H2SO4 में कन्वर्ट कर लो, सल्फ्यूरिक अम्ल में, और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स को भी किसमें, नाइट्रिक एसिड में कन्वर्ट कर लें। H2SO4 जो बना उसकी कैल्शियम कार्बोनेट से रिएक्शन कराओ और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कैल्शियम सल्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वहाँ भी वह धीरे धीरे करके सल्फर के ऑक्साइड्स को हम एक परमिसिबल लिमिट तक हम ला सकते हैं। ऐसे बहुत सारे तरीके हैं हम जिसमें हम अपना सकें जिसको, तो इनके प्रदूषण को कम कर सकते हैं। इसके अलावा पिछली क्लास में हमने थोड़ी बात की थी भूमंडलीय ताप वृद्धि की और हरित गृह प्रभाव की। हमने उसको समझा था कि हमारे पृथ्वी के चारों ओर किस प्रकार से तापमान में वृद्धि हो रही है, और थोड़ा बहुत हमने ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में या हरित गृह प्रभाव के बारे में जाना था। इस क्लास में हम बात करेंगे भूमंडलीय ताप वृद्धि और हरित गृह प्रभाव को हम विस्तार से पढ़ेंगे। इसके अलावा हम अम्ल वर्षा या एसिड रेन के बारे में बात करेंगे, और इसके अलावा हम बात करेंगे इसमें कणकीय प्रदूषक के बारे में। पिछली क्लास में हमने बात की थी गैसीय प्रदूषक के बारे में। इस बार बात करेंगे हम कि कणकीय प्रदूषक कौन कौन से होते हैं, वो हम इस क्लास में समझेंगे। भूमंडलीय ताप वृद्धि तथा हरित गृह प्रभाव। सौर ऊर्जा का 75% भाग पृथ्वी द्वारा अवशोषित कर दिया जाता है, जिससे इसके ताप में वृद्धि होती है। शेष भाग वायुमंडल को पुनः विकिरित कर दिया जाता है। जैसे कि मैंने आपसे पहले कहा था
कि सूर्य की विकिरणें, सूर्य से प्राप्त ऊर्जा पृथ्वी तक पहुंचती है। वहां इसमें जो पृथ्वी के जो वायुमंडल है उससे इन विकिरणों का अवशोषण किया जाता है, जिससे इस पृथ्वी के ताप में वृद्धि होती है और शेष भाग वायुमंडल को पुनः इरेडिएट कर दिया जाता है या विकिरित कर दिया जाता है। ऊष्मा का कुछ भाग वायुमंडल में उपस्थित गैसों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन द्वारा प्रग्रहित कर दिया जाता है, जिससे वायुमंडलीय ताप वृद्धि होती है। इसे भूमंडलीय ताप वृद्धि कहते हैं। अब जैसा समझने की कोशिश करो इसको कि हमारे वायुमंडल में बहुत सारी गैसें उपस्थित हैं। उनमें मुख्यतः हम बात कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की, इनको CFCs कहते हैं। तो इस ऊष्मा का जो भाग वापस चला जाना चाहिए था, लौट जाना चाहिए था, इसको विकिरित हो जाना चाहिए था, उसमें से कुछ भाग कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा, ओजोन के द्वारा अथवा CFCs के द्वारा ट्रैप कर लेते हैं। ट्रैप करने से क्या होगा कि हमारे वायुमंडल के आसपास जो है उसके ताप में वृद्धि होगी, और ताप में ये वृद्धि को क्या कहते हैं? भूमंडलीय ताप वृद्धि या इसको ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। जब पहली क्लास हमने पढ़ी तब मैंने कहा था कुछ शब्द तेजी से उभर कर आए हैं जिनको हमें समझना होगा, जिससे मैंने यह ग्लोबल वार्मिंग का नाम भी लिया था। ग्रीन हाउस इफेक्ट की बात भी की थी, एसिड रेन की बात भी की थी, तो वो सब हम समझेंगे। तो ये क्या है? ये ग्लोबल वार्मिंग है। ठंडे प्रदेशों में फल, फूल, सब्जियां कांच आवृत क्षेत्र में विकसित करते हैं, इसे हरितगृह कहते हैं। देखो है क्या, वहां टेम्परेचर होता है बहुत कम, माइनस में होता है, -10, -15। तो इतने कम टेम्परेचर पर तो कोई भी वनस्पति हो नहीं सकती, या बहुत कम ऐसी हैं जो इस टेम्परेचर में हो पाती हैं। तो हमें टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ेगा। अब बढ़ाएंगे कैसे? तो करते क्या है, एक कांच का क्षेत्र बना लेते हैं, उसको चारों तरफ से कांच से ढक देते हैं। जब सूर्य की विकिरणें आती हैं तो कांच से वो अंदर तो आ जाती हैं, अंदर आने के बाद में वो टेम्परेचर को बढ़ाती है हमारे को, लेकिन वापस वो इरेडिएट नहीं हो पाती, वापस बाहर नहीं निकल पाती, क्योंकि निकलने वाली जो विकिरणें हैं, जो उत्सर्जित होने वाली विकिरणें हैं वहां से, उनकी तरंगदैर्घ्य अधिक होती है, उनकी ऊर्जा कम होती है, तो वे बाहर नहीं निकल पाती है, जिससे कि उस क्षेत्र का ताप बढ़ जाता है और वहां पर आसानी से फल फूल सब्जियों को उगा लेते हैं। तो ये जो इस प्रकार का जगह या स्थान या क्षेत्र बन जाता है उसको हरितगृह या ग्रीन हाउस कहते हैं। भूमंडलीय ताप वृद्धि के कारण अनेक संक्रामक रोग जैसे डेंगू, मलेरिया, पीत ज्वर, निद्रा रोग आदि में वृद्धि होती है। ठंडे प्रदेशों में फल फूल सब्जियां कांच आवृत क्षेत्र में विकसित होते हैं। जैसे हमने पहले कहा, हम मनुष्य भी प्राकृतिक हरितगृह में रहते हैं, इसको भी समझने की कोशिश करें। पहले तो ये समझा कि भूमंडलीय ताप वृद्धि से नुकसान क्या हुआ, तो जो हमने पहले तो देखा उसके कुछ रोग हो रहे हैं जैसे डेंगू, मलेरिया, पीत ज्वर और निद्रा रोग। एक और जैसे हम बात करें, जैसे जैसे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा, जैसे जैसे भूमंडलीय ताप वृद्धि होगी, वैसे वैसे जो बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं, जो बड़े बड़े हिमनद हैं, वो क्या होंगे, उन हिमनदों का पिघलना प्रारंभ हो जाएगा, और उन पिघलने से समुद्र का जल स्तर बढ़ जाएगा, और जल स्तर बढ़ने से क्या होगा, जो तटीय क्षेत्र है जहाँ उसके आसपास लोग रहते हैं, उनको रहने के लिए वहाँ खतरा उत्पन्न हो जाता है। अब जब हम ग्रीन हाउस की बात करें तो हम कह रहे हैं हम मनुष्य भी, एक तो हमने कहा कि जो हम आर्टिफिशियल बनाते हैं ग्रीन हाउस, ठंडे प्रदेशों में बनाते हैं, फल फूल सब्जियां विकसित करने के लिए बनाते हैं, लेकिन हम मनुष्य की, हम अपनी भी बात करें, इन प्रदेशों में भी जो सामान्य हम उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में रहते हैं, इनमें भी हम प्राकृतिक हरितगृह में रहते हैं, हम नेचुरल ग्रीन हाउस में रहते हैं। जिस प्रकार हरितगृह में कांच सूर्य की गर्मी को अंदर थामे रखता है, उसी प्रकार वायुमंडल सूर्य की ऊष्मा को पृथ्वी के निकट अवशोषित कर इसे गर्म बनाए रखता है। देखो कैसी तुलना की गई है, जैसे कांच के अंदर सूर्य की विकिरणें आ गई, उसकी गर्मी को वो थामे रखेगा, बाहर नहीं निकलने देगा। इसी प्रकार से हमारे वायुमंडल में जो गैसें हैं वे भी एक तरह का आवरण का काम कर रही हैं, और वे भी इस सूर्य की गर्मी को, सूर्य की ऊष्मा को बहुत कम जाने देती हैं और कुछ भाग का इसका अवशोषण कर लेती हैं। दृश्य प्रकाश हरित गृह में पारदर्शी कांच में से गुजरकर मृदा एवं पौधों को गर्म रखता है। गर्म मृदा एवं पौधे अवरक्त विकिरणों का उत्सर्जन करते हैं। क्योंकि अवरक्त विकिरणों के लिए कांच अपारदर्शी होते हैं, इसलिए इसका ताप बढ़ जाता है। जैसे मैंने पहले कहा कि अंदर तो विकिरणें आ जाएंगी, लेकिन बाहर जो निकल रही हैं वो विजिबल रीजन की नहीं है, वे दृश्य क्षेत्र की नहीं है, बल्कि वो इंफ्रारेड रीजन की है। वो इंफ्रारेड रीजन की क्यों है? क्योंकि ऊर्जा कम हो गई है और वेवलेंथ बढ़ गई है, और वो कांच से बाहर निकल नहीं पाती, इस कारण से वहाँ का टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो उसी की तुलना वापस से हम एटमॉस्फेयर से कर रहे हैं कि CO2 में के जो अणु होते हैं वो इसी प्रकार से ऊष्मा को ग्रहण कर लेते हैं, उसको संग्रहित कर लेते हैं, उसको ट्रैप कर लेते हैं, जिससे कि पृथ्वी का ताप भी
धीरे धीरे करके बढ़ रहा है। CO2 के अतिरिक्त जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं वो मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स और ओजोन है, और बहुत थोड़ी मात्रा में जल वाष्प है। तो यह क्वेश्चन अक्सर आता है, जो कंपटीशन एग्जाम्स हैं उनमें भी आता है कि निम्नलिखित में से ग्रीन हाउस गैसेज कौन कौन सी हैं। तो इनमें आप देख लें, मीथेन एक ग्रीन हाउस गैस है, यह भी सूर्य से प्राप्त ऊष्मा का अवशोषण कर लेगी। नाइट्रस ऑक्साइड यह भी एक ग्रीन हाउस गैस है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC जिन्हें कहते हैं, और ओजोन, ये सभी क्या हैं, ग्रीन हाउस गैसेज हैं। ये सूर्य से प्राप्त ऊष्मा का अवशोषण कर लेते हैं, जिससे कि यहाँ पृथ्वी के ताप में वृद्धि हो रही है। अब बात आती है अम्ल वर्षा की। इस अम्ल वर्षा को समझें। देखिए, वर्षा जब कभी हो रही है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित है। आप बहुत ध्यान से बात को समझने की कोशिश करना। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड उस जल से अभिक्रिया कर लेती है। वर्षा के जल से जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस एटमॉस्फेयर में जो प्रेजेंट है, वो क्या करेगी, अभिक्रिया कर लेगी, उससे बनाती है कार्बनिक एसिड, H2CO3 कार्बनिक एसिड बनाती है। अब इस कारण से क्या हुआ कि वर्षा जल की pH कम हो जाएगी। सामान्य जल की pH कितनी होती है, 7। वर्षा जल की pH इस कारण से कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है? क्योंकि वह वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कर लेती है और कार्बोनिक एसिड बना देती है। ठीक है। अब ये pH यदि 5.5 या 5.6 से कम हो जाती है, इसकी pH 5.5 या 5.6 से कम हो जाए तो कैसा काम करती है, यह अम्ल वर्षा कहलाती है, या यह अम्ल वर्षा की तरह से कार्य करती है। अब ये कम कैसे होगी उसको समझने की कोशिश करो। जब कभी भी वायुमंडल में कुछ पॉल्यूटेंट्स, जैसे जैसे हम कहें सल्फर के ऑक्साइड्स या नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, इनमें वृद्धि हो जाएगी, नाइट्रोजन के और सल्फर के ऑक्साइड्स में वृद्धि हो जाएगी, तो ये भी क्या करेंगे, वर्षा के जल से अभिक्रिया करेंगे, और वर्षा के जल से अभिक्रिया करके ये नाइट्रस अम्ल और फिर नाइट्रिक अम्ल, इसी प्रकार से सल्फ्यूरस अम्ल और फिर सल्फ्यूरिक अम्ल बना देते हैं। जब ये वर्षा जल के साथ सल्फ्यूरस अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल अथवा नाइट्रस अम्ल और नाइट्रिक अम्ल आते हैं, तो इसकी pH और भी कम हो जाती है, जिसे हम कहते हैं अम्ल वर्षा या एसिड रेन। इसीलिए कहते हैं कि जब गर्मियों के बाद पहली पहली बरसात होती है, तो वो कहते हैं उसमें वो पॉल्यूटेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि गर्मियों में काफ़ी अधिक मात्रा में वातावरण में नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड्स, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब प्रेजेंट है। तो वो क्या करेगी, जल से, वर्षा जल से अभिक्रिया करेगी और विभिन्न प्रकार के अम्ल जैसे कार्बोनिक अम्ल, नाइट्रस अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरस अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, ये सब बना देंगे। अब इससे नुकसान क्या है, ये जितने भी अम्ल हैं ये आप जानते हैं कोरोसिव नेचर के होते हैं, संक्षारक प्रकृति के होते हैं। तो ये संक्षारक प्रकृति के होंगे तो ये मेटल्स को भी नुकसान पहुंचाएंगे, धातुओं में भी क्या करेंगे, ये संक्षारण करते हैं। इसी प्रकार से जो मार्बल से बनी हुई वस्तुएं हैं उन या बिल्डिंग्स जो बनी हुई हैं, उनको भी क्या करते हैं, ये नुकसान पहुंचाते हैं। ये पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं, एडवर्स इफेक्ट डालते हैं। ये सॉइल पर या मृदा पर भी ये एडवर्स इफेक्ट डालते हैं। तो जैसे जैसे पॉल्यूटेंट्स बढ़ेंगे, जैसे जैसे प्रदूषण की मात्रा बढ़ेगी, वायुमंडल में प्रदूषक बढ़ेंगे, वैसे वैसे अम्ल वर्षा की मात्रा भी बढ़ती चली जाएगी, या हम कहें कि वर्षा जल की pH कम होती चली जाएगी, और वह भी वातावरण पर या वायुमंडल पर या पर्यावरण पर विपरीत प्रभाव डालती है, जिसका भी हमें अभी गहराई से सोचना होगा इसके बारे में कि हमें वायुमंडल से इन प्रदूषकों को कैसे कम किया जा सकता है अथवा समाप्त किया जा सकता है। अम्ल वर्षा वायुमंडल में उपस्थित CO2 द्वारा जल से की गई अभिक्रिया के फलस्वरूप हाइड्रोजन आयन निर्माण के कारण वर्षा जल की pH 5.6 हो जाती है। आप समझ रहे हैं ना कि वर्षा जल में क्या होगा, CO2 के साथ H2O मिलेगा और उसके से क्या होगा, कार्बोनिक एसिड बनेगा। उस कार्बोनिक एसिड के कारण से ही क्या होगा, हाइड्रोजन आयनों का निर्माण होता है। तो आप रिएक्शन दे रहे हैं, H2O CO2 के साथ मिलकर H2CO3 या कार्बोनिक अम्ल बना रही है, और यह कार्बोनिक अम्ल विघटित होकर हाइड्रोजन आयन और कार्बोनेट आयन दे रहे हैं। जब वर्षा जल की pH 5.6 से कम हो जाती है तो इसे अम्ल वर्षा कहते हैं। कि हम जानते हैं जैसे जैसे pH कम होती जाएगी वैसे वैसे उसकी एसिडिटी या अम्लता का मान बढ़ता चला जाता है। अम्ल वर्षा मानवीय क्रियाकलापों का उतोत्पाद है। यानी कि क्या हुआ, ये जो अम्ल वर्षा हो रही है वो किस कारण से हो रही है, वो नेचर में नहीं थी पहले से, ये तो ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण से, जैसे जैसे पॉल्यूटेंट्स बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड्स बढ़ते चले जा रहे हैं, तो उसी के बाई प्रोडक्ट के रूप में या उपोत्पाद के रूप में अम्ल वर्षा होती है। जीवाश्म ईंधन, फॉसिल फ्यूल, कोयला,
पावर हाउसेस, शक्ति संयंत्रों, भट्टियों, मोटर इंजन में डीजल, पेट्रोल जिसमें नाइट्रोजन और सल्फर के पदार्थ होते हैं, इनके कंबस्जन पर या इनके दहन पर सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड उत्पन्न होते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के ऑक्सीकरण के पश्चात ये जल से अभिक्रिया कर अम्ल बनाते हैं, जो अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी है। सल्फर डाइऑक्साइड का ऑक्सीकरण होगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट होगा और ये जल से अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, H2SO4 या फिर सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है। और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन पर NO3 में कन्वर्ट होगा, जो H2O के साथ मिलकर HNO3 या फिर नाइट्रिक अम्ल बनाते हैं। तो अगर ये सीधे रिएक्शन करेंगे तो सल्फ्यूरस अम्ल, ऑक्सीडेशन के बाद में सल्फ्यूरिक अम्ल। इसी प्रकार से यदि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड सीधे अभिक्रिया करती है तो नाइट्रस अम्ल HNO2, और ऑक्सीडेशन के बाद अभिक्रिया करती है जल से तो HNO3 अथवा नाइट्रिक अम्ल बनता है। और यह अम्ल वर्षा जल के साथ मिलकर पृथ्वी पर आता है, जिसे हम अम्ल वर्षा कहते हैं। इसमें अमोनियम लवणों का निर्माण होता है, जो वायुमंडलीय धुंध, एरोसोल के सूक्ष्म कण को वायुमंडलीय धुंध कहते हैं, के रूप में दृश्यमान होते हैं। वर्षा की बूंदों में ऑक्साइड्स तथा अमोनियम के लवणों के एरोसोल के कण के फलस्वरूप नम विक्षेपण होता है। ये वेट डिपोजिशन कहते हैं, जिसमें ऑक्साइड्स वर्षा की बूंदों के साथ में और अमोनियम लवणों के साथ में यह जमा हो जाता है, जिसको हम नम विक्षेपण अथवा वेट डिपोजिशन कहते हैं। इसको आप इस डायग्राम से समझने की कोशिश करें। ये चित्र आपको दिखाई दे रहा होगा, इसमें कुछ आपको फैक्ट्रीज दिखाई दे रही हैं, कुछ आपको ऑटोमोबाइल्स दिखाई दे रहे हैं, 4 व्हीलर और 2 व्हीलर आपको दिखाई दे रहे हैं। तो इन स्वचालित वाहनों के एग्जॉस्ट से और उनके ईंधन के, जीवाश्म ईंधन के दहन से, साथ में फैक्ट्रीज से क्या निकल रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड का उत्सर्जन हो रहा है। आपको यहाँ सल्फर डाइऑक्साइड दिखाई दे रहा है। यह सल्फर डाइऑक्साइड बादल के साथ मिलता है, बादल में उपस्थित ये जो जल है उसके साथ मिलता है, जिससे ये सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बना रहा है। ये सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल ये चाहे NO2 और SO2 के रूप में हो या ये अम्ल के रूप में हो, यदि ये सीधे डिपोजिट हो रहे हैं पेड़ पौधों में या मृदा में तो उसको हम ड्राई डिपोजिशन या उसको हम सूक्ष्म निक्षेपण कहते हैं। यदि ये वर्षा जल या अन्य के साथ मिलकर अम्ल कोहरा बना रहे हैं, अम्ल वर्षा कर रहे हैं या अम्ल हिम बना रहे हैं तो इसको वेट डिपोजिशन कहते हैं, जिसको नम विक्षेपण कहते हैं। दोनों अलग अलग देखें। उधर और आपको लेफ्ट साइड में देख रहे हैं तो आपको शुष्क निक्षेपण दिखाई दे रहा है, और राइट साइड में यह वर्षा जल से मिलकर यह अम्ल कोहरा में अम्ल वर्षा अथवा अम्ल हिम में परिवर्तित हो रहा है। इसको हम वेट डिपोजिशन कहते हैं। और जब ये समुद्री जल से जाकर मिलता है तो ये जलीय जीवों के लिए, चाहे वो पेड़ पौधे हों जलीय अथवा ये जंतु हों, उनके लिए खतरे का काम करते हैं। यही अम्ल वर्षा यदि पृथ्वी पर गिरती है तो यह धातुओं में कोरोसिव या संक्षारण करती है। इसके अलावा यदि यह मार्बल से बनी हुई वस्तुओं पर गिरती है तब भी क्या करती है, यह संक्षारण करती है। ठोस, द्रव अथवा भूमि सतह पर SO2 का सीधे अवक्षेपण हो जाता है या यह सीधे अवशोषित हो जाती है तो इसको सूक्ष्म निक्षेपण कहते हैं। अम्ल वर्षा कृषि, पेड़ पौधों के लिए हानिकारक है। जैसे मैंने पहले कहा कि जो एसिड रेन्स हैं ये क्या करते हैं, एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। क्योंकि ये मृदा की, सॉइल की pH को कम कर देता है। यह मनुष्य तथा जानवरों में भी श्वसन अवरोध उत्पन्न करती है। अम्ल वर्षा संक्षारक प्रकृति की होती है, कोरोसिव नेचर की होती है। ताजमहल जैसी ऐतिहासिक इमारतें अम्ल वर्षा से दुष्प्रभावित हो रही हैं। इसको समझने की कोशिश कीजिए। हम जानते हैं बहुत हमारी देश की प्रसिद्ध एक इमारत है जिसको ताजमहल कहते हैं, आगरा में स्थित है। यह मार्बल की बनी हुई है, यह पूरी संगमरमर जैसे मार्बल कहते हैं उसकी बनी हुई है। यह क्या है, ये कैल्शियम कार्बोनेट है। तो होता क्या है, जब एसिड रेन हो रही है, अम्ल वर्षा होगी तो कैल्शियम कार्बोनेट इससे अभिक्रिया करेगा, और अभिक्रिया करने के बाद में क्या बनाएगा, कैल्शियम सल्फेट बनाएगा। तो उससे जो ताजमहल है वो अपनी सुंदरता को, अपनी भव्यता को, अपने रंग को धीरे धीरे करके खोता चला जा रहा है। वह धीरे धीरे करके उसमें जो उसका जो सफ़ेदपन था, जो वाइटनेस थी, वो धीरे धीरे करके कम होती चली जा रही है। इसके लिए एक सरकार ने 1995 में एक योजना शुरू की थी जिसको ताज ट्रेपेजिज्म कहते हैं। अब ये क्या है इसको समझें। था क्या कि आगरा के पास एक जगह है मथुरा, वहाँ पर एक ऑयल रिफाइनरी है। उस ऑयल रिफाइनरी से ऐसी गैसें निकल रही थी जो वायुमंडल को प्रदूषित करती थी और जो अम्ल वर्षा का कारण बन रही थी।
जिसके कारण से यह ताजमहल धीरे धीरे करके अपनी भव्यता को, अपने सफ़ेदपन को खोता चला जा रहा था। तो सरकार ने एक योजना शुरू की, उसके अंतर्गत 4 जिले लिए, एक आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, ये तीनों तो उत्तर प्रदेश के हैं, और एक भरतपुर जो राजस्थान का है। इन चारों में उन्होंने कुछ परिवर्तन किए। परिवर्तन क्या किए? उन्होंने कहा जितनी भी यहाँ पर औद्योगिक इकाइयाँ हैं उन सब में बजाय फॉसिल फ्यूल काम में लेने पर उन्होंने कहा वहाँ पर प्राकृतिक गैस काम में ली जाए। पहला तो उन्होंने परिवर्तन क्या किया, उन्होंने कहा यहाँ पर जो जीवाश्म ईंधन काम में लेते हैं, क्योंकि जीवाश्म ईंधन के दहन से सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बनते हैं, तो उसको कम करने के लिए अथवा समाप्त करने के लिए उन्होंने क्या कहा, वहाँ ये प्रोत्साहित किया लोगों को कि वे वहाँ पर नेचुरल गैस या प्राकृतिक गैस काम में लें, पहली बात। दूसरी बात, जितने भी ऑटोमोबाइल्स हैं वो भी कोशिश की कि वो सीएनजी से चलें, वो भी प्राकृतिक गैस काम में लें। वहाँ पर एलपीजी काम में ली जाए, लिक्विडेड पेट्रोलियम गैस काम में ली जाए, वहाँ लिक्विफाइड हाइड्रोजन गैस काम में ली जाए, और साथ ही साथ जो ईंधन जलाते थे उसको भी कम किया जाए। ईंधन जलाते जो लकड़ी, कोयला आदि को जलाते हैं, उसके स्थान पर भोजन पकाने के लिए एलपीजी काम में लें। उससे वहाँ पर प्रदूषण कम हुआ, और प्रदूषण कम होने के बाद वह ताजमहल जो धीरे धीरे करके अपनी भव्यता खो रहा था, उसमें अब कुछ क्रमिक कमी आ रही है। तो ये योजना एक सरकार ने शुरू की थी। तो ऐसी ही योजनाएं हमें सभी जगह अपनानी होंगी। ऐसे हमें अपने अंदर परिवर्तन अपनाने होंगे, हमें अपने व्यवहार में परिवर्तन करना होगा, जिससे कि पर्यावरण प्रदूषण को होने से कम कर सके या इसको रोका जा सके। कणकीय प्रदूषक, यह वायु में निलंबित सूक्ष्म ठोस कण अथवा द्रवीय बूंद होते हैं। यह मोटर वाहनों के उत्सर्जन, अग्नि के धूम्र, धूलकण तथा उद्योगों की राख होते हैं। वायुमंडल में कणिकाएं जीवित अथवा अजीवित दोनों प्रकार की हो सकती हैं। जीवित कणिकाओं में जीवाणु, कवक, फफूंद तथा शैवाल के स्पोर्स होते हैं। धूम कणिकाओं में ठोस अथवा ठोस द्रव कणों के मिश्रण होते हैं, जो कार्बनिक द्रव्य के दहन के दौरान उत्पन्न होते हैं। तो समझने की कोशिश करें, दोनों हैं, ये जीवित कणिकाएं भी हैं, अजीवित कणिकाएं भी हैं। अजीवित कणिकाओं में जैसे धूल के कण हो गए, ठोस द्रव के कण, ये ठोस अथवा द्रव अवस्था में हो गए। इसके अलावा ये कार्बनिक द्रव्य के दहन से भी उत्पन्न होंगे। और जो जीवित कणिकाएं हैं उनमें ये जीवाणु, कवक, फफूंद अथवा शैवाल के ये स्पोर्स होते हैं। सिगरेट का धुआं, जीवाश्म ईंधन के प्राप्त से धूम, तेल धूम, धूल के बारीक कण जिनका आकार 1 से 4 मिली माइक्रोन व्यास के होते हैं, जो ठोस पदार्थों के पीसने और कुचलने से बनते हैं, ये सब ठोस कणिकाएं हैं जो वायुमंडल में प्रदूषण का कारण बनती हैं। फिर यहाँ वापस से ध्यान दें, इनकी भी एक परमिसिबल लिमिट है, उससे अधिक होने पर ये प्रदूषण का काम करेंगे। ब्लास्ट से प्राप्त बालू, लकड़ी का बुरादा, कारखाने में उड़ने वाली राख, सीमेंट के धुएं के गुबार, ये सभी की सभी कणिकाओं में आते हैं जो हमारे लिए प्रदूषण का कारण बनते हैं। कणकीय प्रदूषकों का प्रभाव मुख्यतः उनके कणों के आकार पर निर्भर करता है। हवा में ले जाए जाने वाले कण जैसे धूल कण, धूम्र कोहरा आदि मानवीय स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। 5 माइक्रोन से बड़े कणकीय प्रदूषक नासिका द्वार में जमा हो जाते हैं। 1 माइक्रोन के कण फेफड़ों में आसानी से प्रवेश कर जाते हैं। वाहनों द्वारा उत्सर्जित लेड एक मुख्य वायु प्रदूषक है। लाल रक्त कणिकाओं के विकास एवं परिपक्व होने में लेड बाधा उत्पन्न करता है। यहाँ समझने की कोशिश करो, देखो कि यदि कणों का आकार बहुत छोटा है तो हमारे लंग्स तक पहुँच जाएंगे, और लंग्स तक पहुँच जाएंगे तो बहुत सारी बीमारियाँ उत्पन्न करेंगे। और यदि यह 1 माइक्रोन से बड़ा है, 5 माइक्रोन के आसपास है, तो ये हमारे नेजल स्पेस में या नासिका द्वार में इकट्ठे हो जाते हैं, जो भी इरिटेशन का कारण बनते हैं। एक और आप याद करें कि ये जो ऑटोमोबाइल्स हैं उनमें हम पेट्रोल काम में लेते हैं या डीजल काम में लेते हैं। पहले इसमें लेड मिलाया जाता था। किस रूप में मिलाते? टेट्रा एथाइल लेड के रूप में मिलाते थे। टेट्रा एथाइल लेड के रूप में मिलाते थे क्योंकि ये एंटी नॉकिंग एजेंट का काम करता था। लेकिन बाद में पता चला कि जब ये एग्जॉस्ट से, ऑटोमोबाइल के एग्जॉस्ट से लेड बाहर निकलता है तो यह बहुत बड़ा प्रदूषण का कारण बनता है। ये जो हैवी मेटल्स हैं वो हमारे शरीर में यदि रक्त के साथ जुड़ जाती हैं तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होती हैं। ये जो लेड है वो हमारी आरबीसीज के विकास में,
लाल रक्त कणिकाओं के विकास में और उनके परिपक्व होने में बहुत अधिक बाधा उत्पन्न करता है। इसीलिए आजकल आप देखें कि पेट्रोल पंप पर आप जाते हैं तो वहाँ लिखा रहता है अनलेडेड पेट्रोल। पहले आज से अगर 20-25 साल पहले बात करें तो लेडेड पेट्रोल आता था। व्यक्ति लेडेड पेट्रोल डलवाते थे जिससे कि उनके स्कूटर को या कार को स्टार्ट करते समय वो पट की जो आवाज़ होती थी वो उसको बंद हो गया। किस कारण से? क्योंकि हमने कहा था टेट्रा एथाइल लेड एक एंटी नॉकिंग एजेंट का काम करता था। लेकिन जब पता चला कि इससे वायुमंडल प्रदूषित हो रहा है, यह मनुष्य को, जीवों को, पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचा रहा है, तो आजकल इसके स्थान पर इंजन में परिवर्तन कर दिया गया। लेकिन पेट्रोल अब होने लगा अनलेडेड पेट्रोल, जिसमें कि लेड नहीं होता है, क्योंकि लेड क्या करता है? आरबीसीज के विकास में और परिपक्व होने में बाधा उत्पन्न करता है। धूम कोहरा या इसको स्मोग भी बोलते हैं, यह धूम्र तथा कोहरे से मिलकर बना है। धूम्र मतलब स्मोक, कोहरा मतलब फॉग। स्मोक से और फॉग से मिलकर जो बनता है इसको स्मोक कहते हैं। ये जो धूम कोहरा है ये दो प्रकार का होता है। एक तो है सामान्य धूम कोहरा जिसे क्लासिकल स्मोक कहते हैं। यह ठंडी नम जलवायु में होता है। यह कोहरा धूम्र तथा SO2 का मिश्रण है। क्योंकि यह अपचायक प्रकृति का होता है अतः इसे अपचायक धूम कोहरा भी कहते हैं। और दूसरा है फोटोकेमिकल स्मोग या प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा। यह उष्ण तथा शुष्क जलवायु में होता है। यह स्वचालित वाहनों, कारखानों से निकलने वाले नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स तथा हाइड्रोकार्बन पर सूर्य के प्रकाश की क्रिया के कारण उत्पन्न होता है। यह ऑक्सीकारक प्रकृति का होता है, इसीलिए इसको ऑक्सीकारक धूम कोहरा भी कहते हैं। तो हमने देखा कि ये स्मोक और फॉग, इससे क्या मिलकर बना? स्मोक या बनाइए इसको हम कहते हैं धूम कोहरा। अब ये धूम कोहरा है, जैसे हमने कहा ये दो प्रकार का होता है। एक हमने कहा क्या होगा? सामान्य धूम कोहरा, जिसे हम क्या कहते हैं? क्लासिकल स्मोक कहते हैं। और दूसरा है फोटोकेमिकल स्मोक, जिसको हम प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा कह रहे हैं। दोनों में अंतर समझने की कोशिश करो। जो पहले वाले जिसकी हमने क्लासिकल स्मोक की बात की थी, अगर आपको याद हो, उसको लंदन स्मोक भी कहते हैं, क्योंकि इसको सबसे पहले लंदन में देखा गया था। ये नम जलवायु में होता है। अंतर देखो, ये किस में होगा? नम जलवायु में। और फोटोकेमिकल स्मोक कहाँ होगा? ये उष्ण जलवायु में होगा। यहाँ क्या होगी? वायुमंडल नम होगा, यहाँ पर उष्ण होगा। पहला अंतर समझ में आ गया। दूसरा अंतर क्या कि यह वायुमंडल में जो फॉग है उसमें यदि सल्फर डाइऑक्साइड मिल जाती है, फॉग में क्या मिलती है? सल्फर डाइऑक्साइड, उससे बनता है क्लासिकल स्मोक या सामान्य धूम कोहरा। और यदि वायुमंडल में नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स मिलते हैं और हाइड्रोकार्बन्स मिलते हैं, तब बनता है फोटोकेमिकल स्मोक या प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा। तो दूसरा अंतर समझ में आ गया। पहला तो उष्ण जलवायु, ये नम जलवायु में, और फोटोकेमिकल स्मोक उष्ण जलवायु में। यह वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड और फॉग के मिलने के कारण से होगा। यह नाइट्रोजन का ऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन और किसके मिलने से होगा? फॉग के मिलने से कारण से होगा। तो फोटोकेमिकल स्मोक बन जाएगा। ठीक। तीसरा अंतर क्या ये होता है? जो सामान्य धूम कोहरा है ये रिड्यूसिंग नेचर का होता है, अपचायक प्रकृति का होता है। और ये कैसा होता है? ऑक्सीकारक प्रकृति का होता है। तो आपसे एग्जाम में पूछे कि धूम कोहरा या स्मोक क्या है, यह कितने प्रकार का होता है और दोनों में अंतर क्या है, क्लासिकल स्मोक क्या है और उसके बाद में फोटोकेमिकल स्मोक क्या है, तो दोनों को आप आसानी से समझा देंगे। इसकी जो रिएक्शंस हैं ये कैसे उत्पन्न होता है, फोटोकेमिकल रिएक्शंस इसमें क्या क्या होती हैं, उसको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो इस क्लास में हमने क्या क्या सीखा? इस क्लास में हमने सीखा सबसे पहले हरित गृह प्रभाव के बारे में जाना, हमने भूमंडलीय ताप वृद्धि के बारे में जाना, हमने एसिड रेन के बारे में जाना कि अम्ल वर्षा कैसे बनती है, यह कैसे नुकसान पहुंचाती है, कैसे यह हानिकारक है। और हमने कुछ कणकीय प्रदूषकों के बारे में जाना कि कणकीय प्रदूषक क्या होते हैं, उनका प्रदूषण करने की क्षमता उनके आकार पर किस प्रकार से निर्भर करती है, इसको हमने गहराई से सीखा। अगली क्लास में हम इसको और फोटोकेमिकल स्मोक को गहराई से और विस्तार से इसकी अभिक्रियाओं के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।